Hello guys, welcome to MBA Pathshala's YouTube channel, and my name is Himanshu, your VARC mentor. So guys, today we have science passage. Science is one of those genres that predictably comes on CAT every year. ओके दो एरियाज की मैं बात करता हूँ जो हर साल आपको कैट में देखने को मिलेंगे. वन इज साइंस एंड द अदर इज सोसाइटी एंड कल्चर. ओके, सोसाइटी एंड कल्चर, साइंस, ये दो एरियाज ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रिडिक्टेबल एरियाज हैं, जिनमें से आप कैट के पैसेजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो. नाउ वन ऑफ द थिंग्स विद साइंस इज दैट अ लॉट ऑफ पीपल फाइंड साइंस जॉनरा टू बी डिफिकल्ट. ओके, फॉर मोस्ट पीपल इट इज़ ईजी, बट कुछ लोगों को लगता है कि साइंस में ना थोड़ा दिक्कत आती है. सो आई विल टेल यू वन स्ट्रैटेजी, एंड दिस आई थिंक वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल. सो द प्रॉब्लम विद साइंस इज देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स, देयर आर लॉट ऑफ जार्गन्स. ठीक है, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स आपको दिखते हैं, आज के पैसेज में भी दिखेंगे. ठीक है, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हम पूरा का पूरा टेक्निकल जार्गन और उसके आसपास का जो पूरा मतलब है ना, हर चीज़ समझ जाए. ठीक है, जो कि कई बार पॉसिबल नहीं होता फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि हमारे पास उतना ना तो टाइम है ना टेक्निकल वोकेबलरी में सारी चीज़ें हम याद कर सकते हैं. So what you have to understand is that you just have to make that mental broad picture of what the passage is actually trying to get at. Okay, what is the agenda of the author? ऑथर का ना जो मेन एजेंडा है ना, आप उसको कैच करो. ऑथर जो मेन मेन बातें बता रहा है उनको कैच करो. ठीक है, बीच में जो जार्गन्स आ रहे हैं उन जार्गन्स के एग्जैक्ट मीनिंग से मेरे को ज़्यादा मतलब नहीं है. मेरे को मेन मैसेज के साथ कनेक्शन करना है, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Okay, so if you keep this one tip in mind, I would say that these science based passages would actually become very easy for you. Okay, so before we start guys, let me show you the passage. Okay, so this is the first slide. Okay, second, third. Okay, so a total of 3 paragraphs. First question, you can pause the slide here. Second, third, and fourth. Okay, so let's start with the discussion. Okay, so start करते हैं. The escalating, sorry, the escalating theoretical limits of the traditional single junction silicon photovoltaic cells, bound by the Shockley Quasar limit of roughly 33.3%, have forced an engineering paradigm shift towards perovskite silicon tandem architecture. सिंगल जंक्शन सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक सेल, ठीक है, जो कि करेंटली यूज होते हैं, इनकी एक लिमिट होती है, थ्योरेटिकल लिमिट. ओके, सो मोस्ट पॉसिबली शायद इनकी एफिशिएंसी की लिमिट होती होगी. ओके, और वो लिमिट होती है 33.7%. ओके, जैसे इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर भी एक लिमिट होती है ना कि इतना फ्यूल डाला तो उसका बस इतना ही पार्ट कैप्चर हो पाएगा एनर्जी के फॉर्म में, काफ़ी सारा पार्ट वेस्ट हो जाता है इन फॉर्म ऑफ हीट एंड ऑल दैट. सो ऐसे ही ना इसकी शायद लिमिट होती होगी, जो ट्रेडिशनल जो हमारा सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक सेल है, ठीक है, जो सोलर सेल्स वगैरह में यूज़ होता है, उसकी 33.37% की लिमिट होती है. अब इस लिमिट की वजह से साइंटिस्ट जो हैं वो एक्चुअली फोर्स हुए हैं कि इससे बेटर कोई चीज़ लाई जाए, एंड देन पैराडाइम शिफ्ट हुआ, एंड नाउ व्हाट वी यूज और लाइक व्हाट इज इन प्रपोजल इज कॉल्ड एज पेरोवस्काइट सिलिकॉन टैंडम आर्किटेक्चर्स. अभी शायद कोई नई चीज़ है, क्योंकि ये पुराना वाला ये चीज़ होती होगी तो पैराडाइम शिफ्ट के बाद, ठीक है, कुछ तो भी नया आया होगा. सो अभी नाउ यू हैव समथिंग कॉल्ड एज पेरोवस्काइट सिलिकॉन टैंडम आर्किटेक्चर. पेरोवस्काइट मटेरियल्स करेक्टराइज्ड बाय ABX3. ओके, अब ये ABX3 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है हमें उससे मतलब नहीं है. हमें पता है कि यार ये जो नया मटेरियल आया ना पेरोवस्काइट, इसके अंदर ये आर्किटेक्चर होता है, ये सॉरी ये स्ट्रक्चर का क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, अब आपको ना इनकी डेप्थ में नहीं जाना, बस दिमाग में ये रखो कि
पुराने वाले सेल्स की लिमिट थी सिलिकॉन फोटोवोल्टेइक सेल की, तो जो नया वाला है उसको शायद वो लिमिट क्रॉस होती होगी, ठीक है, उससे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी आती होगी मे बी। सो उस कंटेक्स्ट में बात चल रही है, और ये जो नया क्रिस्टल है, नया जो मटेरियल है, उसमें ये वाले क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। ABX3 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है उसका, विच प्रेजेंट्स एन आइडियल कंपेनियन टू क्रिस्टलाइन सिलिकॉन ड्यू टू दैट ट्यूनेबल बैंड गैप्स, ठीक है। तो ये जो न्यू मटेरियल है ना, इसको आप कंबाइन कर सकते हो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन के साथ, क्योंकि क्योंकि क्रिस्टलाइन सिलिकॉन में ट्यूनेबल बैंड गैप्स होते हैं, मतलब ट्यून कर सकते हो उसको, ट्यूनेबल बैंड गैप्स होते हैं, तो दोनों को कंबाइन कर सकते हैं बाय लेयरिंग अ हाई बैंड गैप पेरोस्काइट सेल अटॉप अ कन्वेंशनल लो बैंड गैप सिलिकॉन बेस। अब देखो, दो चीजों को कंबाइन कर रहे हैं लोग, लो बैंड गैप सिलिकॉन बेस और हाई बैंड गैप पेरोस्काइट सेल। अब ये लो बैंड गैप हाई बैंड गैप का मीनिंग क्या है हमें इससे मतलब नहीं है, हमें ये पता है इन दोनों को ये लोग कंबाइन कर रहे हैं और शायद इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी या तो कुछ कुछ तो भी बेटर प्रोडक्ट बनेगा। सो दे आर एक्चुअली कंबाइनिंग हाई बैंड गैप पेरोस्काइट सेल्स विद कन्वेंशनल लो बैंड गैप सिलिकॉन बेस। कन्वेंशनल का मतलब ये आजकल हम यूज करते हैं, लो बैंड गैप सिलिकॉन बेस। द रिजल्टिंग हाइब्रिड डिवाइस कैन हार्वेस्ट हाई एनर्जी ब्लू photons in the upper layer while permitting lower energy red photons to pass through the silicon layer beneath। अब यहां पे इसका मैकेनिज्म समझना, दो लेयर्स बन गई, ठीक है। अब जो ऊपर वाली लेयर है ना, ठीक है, उसके अंदर पेरोस्काइट सेल है, और ये जो सेल है ऊपर वाला, ठीक है, ये जो लेयर है ऊपर वाली, इसमें कैप्चर हो जाएंगे क्या, हाई एनर्जी ब्लू फोटॉन्स, ठीक है। ब्लू फोटॉन्स की हाई एनर्जी होती है, तो ये सनलाइट के ब्लू फोटॉन्स जो है इसमें अपर लिमिट में कैप्चर हो जाएंगे अपर लेयर के अंदर, और जो लोअर एनर्जी वाले हैं वो उसके अंदर पास थ्रू करके नीचे से निकल जाएंगे, ये रेड वाले फोटॉन्स हैं, ठीक है। सो लोअर एनर्जी रेड फोटॉन्स पास हो जाएंगे सिलिकॉन लेयर, ठीक है। तो नीचे सिलिकॉन का बेस है, ऊपर पेरोस्काइट वाला क्रिस्टल है, ठीक है। तो अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, हाइब्रिड है ये बेसिकली, है ना। अब ये जो है, जो कि मैं स्टार्टिंग में कह रहा था ना कि पुराने वाले ट्रेडिशनल सोलर सेल्स की तो लिमिट होती थी सिलिकॉन सेल्स की, है ना, 33.7। अब देखो हम लोग जो उस टाइम इमेजिन कर रहे थे कि इससे शायद लिमिट बढ़ जाएगी, सो नाउ यू हैव लिमिट ऑफ 45%, एफिशिएंसी बढ़ गई, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ गई। दिस कॉम्प्लीमेंट्री एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जो चीज कंप्लीट करती है, तो इसमें देखो कॉम्प्लीमेंट्री काम हो रहा है ना, ऊपर वाले ब्लू फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, नीचे वाले रेड फोटॉन्स को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लू फोटॉन्स और रेड फोटॉन्स दोनों का आपने यूटिलाइजेशन कर लिया, और कॉम्प्लीमेंट्री एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की वजह से जो एफिशिएंसी ऑफ पुश हो गई 45% तक, यट ट्रांसलेटिंग दिस मल्टी जंक्शन ऑप्टिमाइजेशन फ्रॉम प्रिस्टीन लैब सेटिंग्स, इसका मतलब अभी तक ये लैब्स वगैरह में ज़्यादा टेस्ट हुआ है, टू स्केलेबल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। अब इसको स्केलेबल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में जब डालेंगे तो इसके अंदर एक मटेरियल डिग्रेडेशन का पैराडॉक्स आ जाएगा। मटेरियल डिग्रेडेशन का पैराडॉक्स का मतलब ये हुआ कि थ्योरेटिकल सेंस में तो लैब के अंदर आपने चीज़ टेस्ट करके देख ली कि ऊपर पेरोस्काइट का लाइक है ना लेयर लगाओ, नीचे सिलिकॉन का बेस लगाओ, और दोनों को यूज करोगे तो 45% तक एफिशिएंसी पहुंच जाएगी। लेकिन रियल वर्ल्ड में जो मटेरियल है ना वो डिग्रेड होता है, ठीक है, खराब होने लग जाता है समय के साथ साथ। तो ये जो पैराडॉक्स है ना ये क्रिएट हो जाती है। सो दो द एफिशिएंसी इज मोर बट द मटेरियल इज नॉट स्टेबल इन रियल वर्ल्ड कंडीशंस। ओके, तो अभी इसका क्या हो सकता है, मे भी शायद कोई सॉल्यूशन होगा, आगे देखते हैं। The primary barrier to commercialization is not initial photon to electron conversion efficiency, but structural instability under real world environmental stresses. तो प्राइमरी बैरियर कमर्शलाइजेशन में ये नहीं है कि फोटोन टू इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन की एफिशिएंसी अच्छी नहीं आ रही, फोटोन टू इलेक्ट्रॉन की कन्वर्जन तो बढ़िया चल रही है, ओके, एफिशिएंसी भी अच्छी है 45%, लेकिन इनका ना स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी है। दैट मीन्स कि इनका ना मटेरियल टाइम के साथ साथ खराब होता होगा, तो स्ट्रक्चर जो है ना वो अनस्टेबल है। ओके, ये जो क्रिस्टल बन रहा है ना कॉम्बिनेशन वाला, ठीक है, दो को कंबाइन करके नीचे सिलिकॉन वाला ऊपर पेरोस्काइट, ये अनस्टेबल है रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में। पेरोस्काइट्स आर इनहेरेंटली सेंसिटिव टू मॉइस्चर, मॉइस्चर की वजह से नुकसान होता है पेरोस्काइट मटेरियल को, यूवी रेडिएशंस उसकी वजह से भी नुकसान होता है यूवी की वजह से, एंड थर्मल फ्लक्स, थर्मल का मतलब हीट, ओके, तो हर
हीट की वजह से भी नुकसान होता है। तो ये इतने सेंसिटिव है कि इन तीनों चीज़ों से इसको इनको नुकसान होता है, ठीक है, मटेरियल को। अंडर कॉन्टिन्यूस ऑपरेशनल कंडीशन द वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कैटायंस विद इन द perovskite lattice tend to demix, causing phase segregation that destroys the material's structural homogeneity। अब देखो यहाँ पे ना इसने प्रोसेस बताया है जिसकी वजह से नुकसान होता है। अब नुकसान किस वजह से होता है कि जब आप इस मटेरियल को यूज करते हो, पेरोवस्काइट को, तो जो कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन है उसकी वजह से ऑर्गेनिक कैटायंस जनरेट होते हैं। और ये जो कैटायंस है ना, ये मटेरियल की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को या होमोजेनिटी को ना डिग्रेड कर देते हैं। अब ये कैसे डिग्रेड करते हैं उसमें हमें नहीं जाना, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए दैट दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। तो कैटायंस जो जनरेट होंगे वो इसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, राइट। ओके, सो ऑर्गेनिक कैटायंस। Furthermore, the interfaces between the perovskite layer and the charge transport layers are highly prone to microvoid formation। माइक्रोवॉइड का मतलब छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, ठीक है। तो पेरोवस्काइट लेयर का जो मतलब जो इंटरफेस है पेरोवस्काइट लेयर और चार्ज ट्रांसपोर्ट, जिसमें से चार्ज ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए तो आपको चार्ज तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ट्रांसपोर्ट होंगे। अब ये जो है इसकी वजह से बन जाते हैं माइक्रोवॉइड्स, इस प्रोसेस की वजह से चार्ज ट्रांसपोर्ट लेयर्स और पेरोवस्काइट लेयर के बीच में जो इंटरफेस है, उन दोनों के बीच में जब इंट्रैक्शन होता है तो छोटे छोटे माइक्रोवॉइड्स बन जाते हैं। एन आयन माइग्रेशन अंडर द थर्मल स्ट्रेस, दिस डिग्रेडेशन क्रिएट्स लोकलाइज्ड ट्रैप स्टेट्स दैट कैप्चर चार्ज कैरियर्स बिफोर दे कैन रीच द एक्सटर्नल सर्किट। ओके, सो देखो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि जो चार्ज है, ठीक है, छोटे छोटे माइक्रोवॉइड्स में कैप्चर हो जाता है और एक्सटर्नल सर्किट तक ये पहुंच नहीं पाता। दैट मीन्स कि शायद इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में दिक्कत आती होगी, ठीक है, क्योंकि पावर आउटपुट फिर आएगा कैसे? बिकॉज पावर आउटपुट आने के लिए तो जो चार्ज कैरियर्स हैं उनको एक्सटर्नल सर्किट तक पहुंचना ज़रूरी है। वो एक्सटर्नल सर्किट तक चार्ज कैरियर्स पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि जो छोटे छोटे वॉइड्स हैं वो इन चार्ज कैरियर्स को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोसेस हो गया आपके मतलब सेकंड नुकसान का, कि पावर आउटपुट इस वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाएगा क्योंकि ये सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सेकंड पैराग्राफ जो है दैट इज टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स, क्योंकि स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी खराब हो जाती है टाइम के साथ साथ और चार्ज कैरियर्स ट्रैप हो जाते हैं, तो ये भी दिक्कत है क्योंकि पावर आउटपुट फिर कम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मोस्ट पॉसिबली अब यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन की बात होगी, ठीक है, क्योंकि आपने सबसे पहले न्यू मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया, फिर आपने पोटेंशियल प्रॉब्लम्स की बात की, और अभी आप क्या बात कर सकते हो? मे बी शायद अब आप बात करोगे सॉल्यूशन की, कि अभी इसका सॉल्यूशन क्या है यार, इसका सॉल्यूशन कैसे करें, ठीक है। टू ओवरकम दिस स्ट्रक्चरल डिके, मटेरियल साइंटिस्ट आर मूविंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल फिजिकल एनकैप्सुलेशन टेक्निक्स एंड टुवर्ड्स मॉलिक्यूलर पैसिवेशन स्ट्रैटेजी। अब इसका जो उपाय है, इसका जो तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो ये है कि जो पुराना वाला मेथड है ना फिजिकल इनकैप्सुलेशन, उससे हटा के अब नए वाले तरीके पे आओ, मॉलिक्यूलर पैसिवेशन स्ट्रैटेजी। अब मॉलिक्यूलर पैसिवेशन स्ट्रैटेजी का मीनिंग क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, इसमें क्या करते होंगे वो देख लेते हैं अपन। मॉलिक्यूलर पैसिवेशन स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं? बाय इंट्रोड्यूसिंग स्पेशलाइज्ड टू डायमेंशन पेरोवस्काइट इंटरलेयर्स और ऑर्गेनिक पैसिवेटिंग मॉलिक्यूल्स एट स्ट्रक्चरल इंटरफेसेस, engineers can chemically bind loose surface ions and stabilize the vulnerable crystal facets, ठीक है। तो इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं कि टू डायमेंशनल पेरोवस्काइट इंटरलेयर्स को डाल रहे हैं, ठीक है। अब ये 2D पेरोवस्काइट इंटरलेयर्स जो हैं, जिसका नाम ऑर्गेनिक पैसिवेटिंग मॉलिक्यूल्स भी दिया गया है, जब उनको स्ट्रक्चरल इंटरफेसेस पे डालते हैं, ठीक है, ओके, इंटरफेस बेसिकली वो जगह जहाँ पे दो लेयर्स मीट कर रही हैं, तो इंटरफेस पे डालते हैं। इंजीनियर्स कैन केमिकली बाइंड लूज सरफेस आयंस, ठीक है, तो इसकी मदद से दे कैन एक्चुअली बाइंड द लूज सरफेस आयंस एंड मेक द क्रिस्टल मोर स्टेबल। अब यहाँ पे बेसिकली मेरे लिए समझने वाली चीज इतनी सी है कि 2D पेरोवस्काइट इंटरलेयर्स को डाल के ना इन्होंने क्रिस्टल को स्टेबलाइज कर दिया, ठीक है। अब इसके पीछे क्या होता होगा क्या नहीं होता होगा मेरे को मतलब नहीं है, बट देन बाय इंट्रोड्यूसिंग द 2D पेरोवस्काइट इंटरलेयर्स और ऑर्गेनिक पैसिवेटिंग मॉलिक्यूल्स की मदद से क्रिस्टल को इन लोगों ने स्टेबलाइज कर दिया।
These 2D perovskite variants act as hydrophobic buffers. अब ये जो 2D perovskite इंटरफेस है, ये एक्ट करता है हाइड्रोफोबिक बफर की तरह। हाइड्रोफोबिक का मतलब जो वाटर को रिपेल करता है, जो कि आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉइस्चर की वजह से नुकसान होता है। तो अगर ये हाइड्रोफोबिक है, तो हाइड्रोफोबिक का मतलब ये हुआ दैट नाउ इट विल नॉट डिग्रेड ड्यू टू मॉइस्चर। ओके, सो दैट इज समथिंग दैट इज गुड। प्रिवेंटिंग मॉइस्चर इन्फिल्ट्रेशन, तो इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा मॉइस्चर का, while simultaneously suppressing non-radiative recombination at the grain boundaries. However, this engineering fix requires atom scale precision. लेकिन इतने बारीक काम को करने के लिए, इस काम को करने के लिए आपको एटम स्केल प्रिसीजन की जरूरत है। दैट मीन्स इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। ठीक है, इफ द पैसिवेटिंग लेयर इज इवन स्लाइटली टू थिक, देखो ये जो इन्होंने ऑर्गेनिक पैसिवेटिंग मॉलिक्यूल्स को स्ट्रक्चरल इंटरफेसेस पे डाला है ना, ये प्रोसेस है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, एटम स्केल लेवल का प्रिसीजन इसमें रिक्वायर्ड है। और ऑथर कह रहा है कि देखो इसमें अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हो गई ना, तो फिर काम सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, इफ द पैसिवेटिंग लेयर इज इवन स्लाइटली टू थिक, तो ये जो हम लोगों ने 2D लेयर डाली थी ना, 2D पेरोस्काइट इंटरलेयर, जिसको इसने ऑर्गेनिक पैसिवेटिंग मॉलिक्यूल्स भी कहा था, ये अगर ज्यादा थिक हो गई, it introduces significant tunneling resistance that impedes vertical charge transport। ठीक है, तो वही प्रॉब्लम आएगी कि चार्ज ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा, इम्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से आपका जो एफिशिएंसी गेन है वो फॉल करेगा, क्योंकि पावर आउटपुट कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देखो इम्प्लीकेशन क्या है। आप ये जो कह रहे हो कि पैसिवेटिंग लेयर का थोड़ा बहुत भी थिक ज़्यादा हो जाना, उसकी वजह से टनलिंग रेजिस्टेंस आ जाएगा और वर्टिकल चार्ज ट्रांसपोर्ट डिसरप्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, और इसकी वजह से जो भी थोड़ी बहुत एफिशिएंसी हमने बढ़ाई थी 33 वर्सेस 45, उस एफिशिएंसी में फिर कमी आ जाएगी। ओके, सिंपल लैंग्वेज में इस मेथड को बनाने के लिए, सॉरी, इस मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रोसीजर है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, और अगर उसमें थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम हुई तो it will not work. In fact, the efficiency will go down, right? So this is like a potential solution, but it's not a very easy solution। ठीक है, क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें। ऑप्शंस को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। आई मीन फर्स्ट वन, बेस्ड ऑन द ऑथर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द मटेरियल डिग्रेडेशन paradox in perovskite silicon tandem cells, which of the following hypothetical engineering challenges would be most direct consequence of phase segregation within the perovskite lattice? ऑथर ने जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है मटेरियल डिग्रेडेशन के कंटेक्स्ट में कि मटेरियल समय के साथ साथ खराब होता है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनमें से कौन सा ऐसा हाइपोथेटिकल इंजीनियरिंग चैलेंज है जो कि इस चीज का कॉन्सिक्वेंस होगा, जिसको ऑथर ने नाम दिया है फेस सेग्रीगेशन। सिंपल लैंग्वेज में फेस सेग्रीगेशन की वजह से कौन सी हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम आ सकती है इन चार ऑप्शंस में से। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि फेस सेग्रीगेशन की बात कहाँ पे हुई है और फेस सेग्रीगेशन के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, देन इनको चेक करेंगे ऑप्शंस को। ठीक है, इनमें से कौन सा मैच हो रहा है। सो फेस सेग्रीगेशन की यार यहाँ पे बात हुई है सेकेंड वाले के अंदर। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पे देखो। ओके, देखो, under continuous operational condition, the volatile organic cations within the perovskite lattice tend to demix, causing phase segregation that destroys the material's structural homogeneity। phase segregation की वजह से material खराब हो जाता है। Furthermore, interfaces between the perovskite layer and the charge transport layer are highly prone to microvoid formation and ion migration under the thermal stress. This degradation creates localized trap states that capture charge carriers before they can reach the external circuit, precipitating a catastrophic drop in long-term power output। Okay, जिसका मैंने डायग्राम बना के समझाया था कि लेट्स से ये चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे वॉइड बन गए। ये जो छोटे छोटे वॉइड हैं, ठीक है, वो चार्ज कैरियर को कैप्चर कर लेंगे। चार्ज कैरियर को कैप्चर कर लेंगे तो चार्ज कैरियर एक्सटर्नल सर्किट तक पहुंच नहीं पाएगा। दैट मीन्स पावर लाइन तक पावर पहुंचेगी नहीं। ठीक है, तो जो आपने एनर्जी को बाहर निकालना था वो एनर्जी कभी निकलेगी नहीं, क्योंकि चार्ज कैरियर्स तो पहले कैप्चर हो गए। ठीक है, तो एनीथिंग दैट इज इन सिंक विद दिस, ओके, कुड बी द राइट आंसर, राइट। तो ये बात यहाँ पे लिखी है इसने कि चार्ज कैरियर ट्रैप हो जाते हैं और मटेरियल डिग्रेड होता है। ओके, ऑप्शंस पढ़ते हैं।
The lower silicon cells fail to absorb low energy red photons because the upper layer has become completely opaque to the entire solar spectrum. Okay, this is totally like unrelated, completely opaque, ऐसा कोई एंगल ही नहीं आया. लोअर सेल्स लो एनर्जी रेड फोटॉन्स को कैप्चर नहीं कर पाएंगे. एंटायर, ये देखो कितने एक्सट्रीम ऑप्शंस हैं. एंटायर सोलर स्पेक्ट्रम कंप्लीटली ओपेक, ऑब्वियसली रॉन्ग. चार्ज कैरियर्स आर prematurely captured within the material. Yes, because the migration and demixing of organic components creates localized electronic defects. Okay, so ये वाला ऑप्शन लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आपने यही बोला है कि चार्ज कैरियर्स जो हैं वो प्री मैच्योरली कैप्चर हो जाएंगे उन वॉइड्स के अंदर, क्योंकि चार्ज कैरियर्स को वॉइड कैप्चर कर लेता है और वॉइड में कैप्चर होने की वजह से चार्ज कैरियर्स पहुंच नहीं पाएंगे, तो उसकी वजह से जो आपका जो है ना आउटपुट है उसमें ड्रॉप आएगा. ठीक है, तो दिस कैन बी द राइट आंसर. ओके, दिस लुक्स लाइक द राइट आंसर. आगे पढ़ लेते हैं. द एक्सटर्नल फिजिकल इनकैप्सुलेशन ऑफ पैनल डिग्रेड्स रैपिडली. देखो यार, बाहर का इनकैप्सुलेशन पैनल का बहुत जल्दी डिग्रेड करता है, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा. ठीक है. The vertical tunneling resistance decreases so drastically that electrons pass through charge transport layers without generating measurable voltage. There is no angle of voltage. Voltage की तो पूरे पैसेज में कहीं बात नहीं हुई. ओके, पावर आउटपुट कम होगा ये जरूर लिखा था. ठीक है, बी ऑप्शन इज द आंसर. सो यस, द आंसर इज सेकेंड ऑप्शन बी. आगे बढ़ते हैं. Which of the following statements would the author most likely find least difficult to defend as not an invalid characterization of molecular passivation in tandem solar design? Now this is guys the double negative variant. Okay, so कई लोग पूछते हैं कि सर डबल नेगेटिव क्वेश्चंस कैसे करते हैं. डबल नेगेटिव क्वेश्चंस ऑब्वियसली डबल नेगेटिव या ट्रिपल नेगेटिव काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको ना उनकी क्वेश्चन स्टेम को ना थोड़ा सिंप्लीफाई करना होता है. तो क्वेश्चन स्टेम में देखो यहाँ पे क्या लिखा है. Which of the following statements would the author most likely find least difficult? सबसे कम difficult. तो least difficult का मतलब क्या हुआ? Easy. भाई सबसे कम difficult चीज क्या होगी? Easy. ठीक है. Not an invalid characterization. अब not invalid क्या होगा? Obviously valid होगा. ठीक है, अब क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं. Which of the following statements would the author most likely find easy to defend? Easy to defend का मतलब easy to support. कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको ऑथर easy to support होगा या easily support करेगा, ये कहते हुए कि ये valid characterization है molecular passivation का in tandem solar design. तो पैसेज, ये जो एक्चुअली क्वेश्चन है ये पूछ रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको ऑथर सपोर्ट करेगा when it comes to molecular passivation. ठीक है, molecular passivation के कंटेक्स्ट में कौन सा ऑप्शन है जो ऑथर सपोर्ट करेगा. अब molecular passivation जो है इसकी बात कहाँ पे हुई है? molecular passivation की गाइस बात हुई है थर्ड पैराग्राफ में. सो लेट्स लुक एट द थर्ड पैराग्राफ. राइट, थर्ड पैराग्राफ की बात करते हैं. ओके ओके, देखो. However, this engineering fix requires atom scale precision. If the passivating layer is even slightly too thick, it introduces significant tunneling resistance that impedes vertical charge transport, nullifying the efficiency gains of the tandem design. ठीक है, so यहाँ पे इन लोगों ने देखो एक ना सॉल्यूशन बताया था. सॉल्यूशन जो बताया था, ठीक है, वो ये बताया था कि जो आपका ये जो केमिकल मतलब है ना 2D पेरोस्काइड वेरिएंट्स को यूज़ करना सो दैट एक सॉल्यूशन की तरह आप इसको यूज़ करो, क्योंकि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व तो करना ही था. और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इन्होंने तरीका क्या निकाला? प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ये निकाला कि 2 डायमेंशनल पेरोस्काइड इंटरलेयर्स को डाल दो इंटरफेसेस पे, स्ट्रक्चरल इंटरफेसेस पे. इसकी वजह से मॉइस्चर की वजह से जो नुकसान होता है वो रुक जाएगा. ठीक है, और मॉइस्चर की वजह से नुकसान रुक जाएगा. ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है. These 2D perovskite variants act as hydrophobic buffers preventing moisture infiltration. ठीक है, तो मॉइस्चर का नुकसान पैसिवेशन की वजह से, पैसिवेशन ओके ऑर्गेनिक पैसिवेटिंग मॉलिक्यूल्स को डालने की वजह से रुक जाता है. तो मॉइस्चर का नुकसान रुक जाएगा. लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है.
अगर पैसिवेटिंग लेयर ज़्यादा थिक हो गई तो उसकी वजह से टनलिंग रेजिस्टेंस आ जाएगा, टनलिंग रेजिस्टेंस की वजह से वर्टिकल चार्ज ट्रांसपोर्ट डिसरप्ट होगा और एफिशिएंसी गेन्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, एफिशिएंसी गेन्स कम हो जाएंगे। मतलब अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो पैसिवेशन या पैसिवेटिंग लेयर को डालना एज अ स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस द स्ट्रक्चरल डैमेज बिकॉज मॉइस्चर को वो कंट्रोल कर लेता है, वैसे स्ट्रैटेजी वाइज अच्छा है। लेकिन उसकी दिक्कत यह है कि अगर आपने इसको प्रॉपरली नहीं किया तो वर्टिकल चार्ज ट्रांसपोर्ट डिसरप्ट हो सकता है और एफिशिएंसी कम हो सकती है ना। अब इस हिसाब से हमें कोई ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है कि इस कंटेक्स्ट में कौन सा ऑप्शन है जो इसमें सही जाएगा। ठीक है, सो लेट्स गो बैक। सो देखते हैं यार, देखो इट्स अ फ्लॉलेस मैकेनिकल एनकैप्सुलेशन मेथड दैट कंप्लीटली एलिमिनेट्स द नीड फॉर एटम स्केल पे। गाइस कितना गलत है, देखो कंप्लीटली एलिमिनेट्स। भाई आपने कहा है कि एटम स्केल केमिकल प्रिसीजन होना चाहिए तभी तो ढंग से होगा। ओके, एंड इट्स नॉट अ फ्लॉलेस मैकेनिकल एनकैप्सुलेशन मेथड, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा। आपने कहा है कि इस मेथड की भी दिक्कतें हैं। ओके, और एटम स्केल प्रिसीजन का आपको जरूरत पड़ेगी। ओके, यहाँ पे तो उल्टा ही लिखा है कि एटम स्केल प्रिसीजन चाहिए ही नहीं। It acts as an unavoidable bottleneck that inherently reduces overall photon to electron conversion efficiency by maximizing tunneling resistance. Is this an unavoidable bottleneck? Bottleneck तो एक लिमिटेशन होती है, रुकावट। ठीक है, कि इस लिमिट के ऊपर आप जा नहीं सकते। तो क्या मॉलिकुलर पैसिवेशन अपने आप में एक रुकावट है, एक बॉटलनेक है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता? ऑब्वियसली नहीं, ये भी गलत है। आगे चलते हैं। It serves as a highly sensitive chemical modification that stabilizes crystal facets against moisture. Perfect, yes. As a chemical modification ये अच्छा प्रोसेस है क्योंकि ये क्रिस्टल्स को स्टेबलाइज कर देता है और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन दिक्कत क्या है? बट रिस्क इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट रेजिस्टेंस इफ इम्प्रॉपरली अप्लाइड। लेकिन अगर ढंग से नहीं किया तो ट्रांसपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा? चार्ज मतलब है ना, लाइक जो इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो रुक जाएगा और उसकी वजह से फिर आपके आउटपुट में एफिशिएंसी में दिक्कत आएगी, है ना, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। मतलब इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा बट ऑब्वियसली वी नो, वो पैसेज में मेंशन था। इट्स एन आउटडेटेड लैब टेक्निक। इज इट एन आउटडेटेड लैब टेक्निक? ऑब्वियसली नॉट, ये भी गलत हो गया। ठीक है, आंसर क्या होने वाला है? आंसर हो जाएगा काफी इजिली सी ऑप्शन। राइट। What is the precise structural function of the second paragraph within the broader logical framework of the passage? Okay, so ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे आपसे पूछा जाता है दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ सर्टेन पैराग्राफ। तो सेकंड पैराग्राफ की यार गाइस बात करते हैं, एक बार देखते हैं कि सेकंड पैराग्राफ क्या कर रहा है। सो देखो फर्स्ट पैराग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट पैराग्राफ वाज टेलिंग मी अबाउट a new type of solar cell which is a combination of perovskite plus silicon का बेस। और ये जो दोनों मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन है इसकी एफिशिएंसी ऑथर ने कहा कि ज़्यादा होती है और एफिशिएंसी हो जाती है 33.7% से बढ़ के 45%। ये जो दो मटेरियल के कॉम्बिनेशन से जो नया तरह का ये सेल बनता है, सोलर सेल बनता है ना, क्योंकि जो ओरिजिनल सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक सेल है उसकी तो एफिशिएंसी कम थी, 33.7 थी, लेकिन ये कॉम्बिनेशन वाले की एफिशिएंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो द फर्स्ट पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड द बेनिफिट इन द एफिशिएंसी। ठीक है, फिर सेकंड पैराग्राफ ने हमें बताए उसके प्रॉब्लम्स। ओके, तो दिस इज अ काउंटर क्योंकि इट स्टार्ट्स विद द प्राइमरी बैरियर। दैट मीन्स कि जो नया मटेरियल है उस नए मटेरियल की दिक्कतें क्या क्या हैं। ठीक है, तो नए मटेरियल की दिक्कतें इन्होंने यहाँ पे बात की। ठीक है, फेस सेग्रीगेशन की बात की इन लोगों ने, है ना, वो सारी की सारी चीज़ें, फेस सेग्रीगेशन एंड ऑल, उस सब चीज़ों की बात की। ठीक है, एंड थर्ड में फिर उसका सॉल्यूशन बताया कि आप इसको प्रॉपरली सॉल्व कैसे करेंगे प्रॉब्लम को, है ना। ठीक है, ओके, सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। It provides empirical verification for the theoretical efficiency gains outlined in the first paragraph. No, it's not giving me empirical verification. Empirical verification का मतलब मैंने उसमें डेटा दिया, स्टैटिस्टिक्स दी, ताकि जो theoretically आपने फर्स्ट पैराग्राफ में बताया था
वो इसको सपोर्ट करके प्रूव कर दे। लेकिन हमें दिख रहा है सेकंड पैराग्राफ तो एक्चुअली काउंटर है फर्स्ट पैराग्राफ का, क्योंकि आपने प्रॉब्लम्स की बात की है, राइट, प्रॉब्लम्स की बात की है आपने ना, कि इसमें दिक्कतें क्या क्या हैं। ठीक है, बी पे आते हैं, इट इंट्रोड्यूसेस अ क्रिटिकल टेक्निकल काउंटर नैरेटिव। एब्सोल्युटली भाई, वो तो इस मेथड की गलतियां बता रहा है ना, इसमें प्रॉब्लम्स बता रहा है कि यार चलो मेथड की एफिशिएंसी तो अच्छी है लेकिन दिक्कतें भी तो हैं। तो क्रिटिकल काउंटर नरेटिव, perfect option that qualifies the optimism of the first paragraph, thereby setting up the chemical solution explored in the third paragraph। देखो, जब सेकंड पैराग्राफ में तुम बताओगे कि प्रॉब्लम क्या है मेथड के अंदर, कहाँ कहाँ दिक्कतें आएंगी, तभी तो सॉल्यूशन की बात होगी ना थर्ड पैराग्राफ में। और थर्ड पैराग्राफ में सॉल्यूशन की बात हुई है कि हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। तो यस, दिस इज परफेक्ट सेकंड ऑप्शन, राइट। इट डिसमिसेस द यूटिलिटी ऑफ सिंगल जंक्शन सिलिकॉन सेल्स। भाई, सिंगल जंक्शन सिलिकॉन सेल्स के बारे में डिस्कशन चल ही नहीं रहा। ओके, दिस इज अबाउट द कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर वेयर यू हैव पेरोव्स्काइट प्लस सिलिकॉन का बेस लेयर। इट्स नॉट अबाउट सिंगल जंक्शन सिलिकॉन सेल्स। ठीक है, इसकी तो बात ही नहीं हो रही। इट रिकनसाइल्स द डिस्प्यूट बिटवीन फिजिकल एनकैप्सुलेशन एडवोकेट्स एंड मॉलिकुलर पैसिवेशन रिसर्चर्स बाय आउटलाइनिंग अ कॉमन मटेरियल फेलियर मैकेनिज्म। सी, रिकनसाइल का मतलब होता है समझौता करना। दैट मीन्स कि दो चीजें जिसमें डिफरेंसेस थे, आप उनको एक साथ लाके उनके बीच में एक तरीके से कंसेंसस बिल्डअप कर रहे हो। तो इज द सेकंड पैराग्राफ बिल्डिंग अ कंसेंसस बिटवीन a dispute between physical encapsulation and molecular passivation researchers? Obviously not. ओके, यहाँ कोई डिस्प्यूट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, प्लस डिस्प्यूट को सेटल करने की तो बात ही नहीं है, कोई डिस्प्यूट की सेटलमेंट नहीं चल रही है वहाँ पे, है ना। तो आंसर क्या होगा, बहुत इजीली आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। नाउ व्हाट यू कैन सी हियर इज दैट though the question the passage itself may have looked a bit technical, ठीक है, साइंस एंड टेक में ये होता है, पैसेजेस आपको देखने में कई बार टेक्निकल दिखते हैं लेकिन क्वेश्चंस कितने इजी थे, है ना, लाइक काफ़ी इजीली हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। ओके, सो दिस इज वन क्वेश्चन गाइस, यू कैन ट्राई एज योर होमवर्क। ठीक है, तो इसको एज अ होमवर्क आपको ट्राई करना है और मुझे बताना है चैट में, ठीक है, नॉट चैट, आई वुड से कमेंट्स में, कि व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द आंसर। ओके, सो चेक आउट दिस क्वेश्चन, सॉल्व करो, ठीक है, एंड टेल मी इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक इज द आंसर। एंड बिफोर वी एंड द सेशन गाइस, मिशन 100 बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो कैट के, दिस इज वन बैच दैट यू कैन कंसिडर। यू हैव एवरीथिंग दैट यू वुड नीड फॉर अ कैट प्रिपरेशन, चाहे वो लाइव क्लासेस हो, चाहे वो वीकली टेस्ट हो, चाहे टॉपिक टेस्ट हो, मॉक्स आपको मिलने वाले हैं, सेक्शनल मॉक्स आपको मिलने वाले हैं, बूस्टर कोर्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, बूस्टर कोर्सेज का मतलब जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो जैट है, चाहे वो आपका एनमैट है, चाहे वो स्नैप है, उसके लिए एडिशनल सेशंस, ओके, आपको सारे मिलेंगे। इसके साथ साथ लेजेंड वेरिएंट अगर आप सेलेक्ट करते हो ये वाला, तो आपको मेंटरशिप, 1-to-1 मेंटरशिप के 4 सेशंस एडिशनल मिलते हैं। फिजिकल बुकलेट सबको मिलने वाली है, जीडीपीआई वैट प्रोफाइल बिल्डिंग के सेशंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये तीनों वेरिएंट्स हैं, इनको आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इफ यू वांट 1-to-1 मेंटरशिप देन गो फॉर द लेजेंड वेरिएंट, अदरवाइज कैट कोर्स इज कवर्ड इन बोथ। ओके, सो यू कैन चेक आउट द डिटेल्स about these batches. ठीक है, so we have just started, you can consider joining this batch. Apart from that, अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 2027 में अगर आपको कैट देना है तो फिर हमारा ये वाला बैच है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। यू कैन कॉल ऑन द ऑफिस नंबर्स फॉर मोर डिटेल्स। एंड अगर आप बैच 1 ओमैट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ओके, आपको लगता है कि यार कैट नहीं, ओमैट देना है, स्नैप देना है, एनमैट देना है, ठीक है, बाकी एग्जाम्स होते हैं सी मैट वगैरह, तो आपके लिए फिर ये वाला ओमैट वाला बैच है। ठीक है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन द ऑफिस नंबर्स। ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, ये टीचर्स आपको पढ़ाएंगे ओमैट के अंदर। ठीक है, सो गाइज दैट वॉज इट फॉर टुडे सेशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा। If you enjoyed the session, do leave a comment. Okay, do tell me what did you like about the session. Okay, you can also recommend the next genre that you want me to take. आपको लगता है कि यार कोई एक certain genre है जो मुझे लेना चाहिए, तो आप मुझे आप comments में बता सकते हो। ठीक है, and obviously do like the session. See you. Bye bye. Take care.